साथियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को YouTube चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। कल की कक्षा में हमने समास को पढ़ना शुरू किया है। समास को पढ़ते हुए हमने इस बात को तय किया है कि भाषा की संक्षिप्तता की प्रवृत्ति समास की प्रक्रिया को जन्म देती है। समास में विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, ये आवश्यक शर्त है समास की। समास के भेदों पर बात करते हुए हमने समास के प्रथम भेद के बारे में बात की है, अव्ययी भाव समास। तकनीकी रूप से हमने ये तय किया कि अव्ययी भाव समास वह समास है जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है, और मैंने आपको बताया कि वह समास जो अव्यय का भाव देता है, इस बात को याद रखिएगा, अव्यय का भाव देता है यानी वचन लिंग कारक काल से प्रभावित नहीं होता है, उसका कोई बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये सब बातें हम कल की कक्षा में कर चुके हैं। वीडियो इसी YouTube चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। उदाहरण देखिए, यथाशक्ति, तो इसका कोई बहुवचन नहीं होता। यथाशक्तियों ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये अव्ययी भाव समास है। वचन लिंग कारक काल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा भी पहचान हो सकती है कि प्रथम पद अव्यय हो। प्रथम पद यथा, प्रति, देखिए इन शब्दों को, आ, ये अव्यय हैं, इस बात को समझिए। ये अव्यय हैं, यही शब्द को अव्ययी भावी शब्द बनाते हैं। कभी कभी अव्यय शब्द बाद में भी हो सकता है, बाद में हो सकता है। जैसे आज हमारी कम्युनिटी पर मैंने प्रश्न पूछा है, नित्य प्रति, तो अव्ययी भाव समास है। देखिए बहुवचन नहीं बनता, प्रति पीछे लगा है, पर इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर बहुवचन नहीं बनता तो उसको आप अव्ययी भाव समास कहिए। विदेशी उपसर्ग, जब हम उपसर्ग पढ़ेंगे तो आप और विस्तार से इसको देखेंगे, पर विदेशी उपसर्ग भी अव्ययी भाव समास बनाते हैं। इसके अलावा शब्द की आवृत्ति अव्ययी भाव समास बनाती है। आपने कहा रातों रात, आपने कहा घर घर, आपने कहा दिनों दिन, दिन के बाद दिन, शब्द दो बार आया है, शब्द की आवृत्ति हो रही है, बेझिझक इसको अव्ययी भाव समास कहिए। ठीक है। समास का दूसरा प्रकार जिसकी हमने बात की है तत्पुरुष समास। कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप इसकी बुनियादी पहचान है। कारक होते हैं 8, लेकिन कर्ता तत्पुरुष नहीं होता और संबोधन तत्पुरुष नहीं होता, इसलिए तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। हमने ये तय किया कि को विभक्ति का लोप हुआ तो कर्म तत्पुरुष समास है। को, कर्ता ने कर्म को का लोप हुआ तो इसको तत्पुरुष समास कहिए। से, कर्ण के अर्थ में आने वाले से का लोप हुआ, बाण से आहत, तो बाण साधन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, इसको कर्ण तत्पुरुष कहिए। के लिए विभक्ति का लोप हुआ तो संप्रदान तत्पुरुष कहिए। से अलग होने के अर्थ में, जैसे ऋण मुक्त, प्रसंगवश, दोबारा दोहरा दे रहा हूं, कल ही मैंने वो शब्द बताया। वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आपके पाठ्यक्रमों में चलता है, तो उऋण, ऋण से जो मुक्त हो गया उसके लिए शब्द है उऋण। और का के की विभक्ति चिन्हों का लोप हुआ, इसको हम संबंध तत्पुरुष कहते हैं। में पे पर का लोप हुआ, जैसे जल में मग्न, तो अधिकरण तत्पुरुष है। में पे पर का लोप होने पर अधिकरण तत्पुरुष। इस तरह तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। और बार बार जो आप शब्द पढ़ते हैं, पद, पद का अर्थ होगा शब्द। समास में जो पहला पद है इसको पूर्व पद कह देते हैं, और जो दूसरा पद है इसको कह देते हैं उत्तर पद। अब देखिए कर्मधारय समास, ये रिवीजन था, आज की कक्षा यहां से शुरू हो रही है। कर्मधारय समास में 2 पदों के मध्य संबंध क्या है इसको देखिए। इस समास में पहले और दूसरे पद में 2 ही पद हैं, 2 ही शब्द हैं। दोनों पदों में संबंध क्या है? या तो संबंध होता है विशेषण विशेष्य का, विशेषण हम पहले पढ़ चुके हैं, एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है, या उपमान उपमेय संबंध का, या एक दूसरे को उपमा दे रहे हैं। उपमा समानता के अर्थ में होती है। अगर आप साहित्य के विद्यार्थी नहीं हैं, अन्य अन्य संकायों से हैं, तो उपमा का अर्थ समझिए समानता। जब वो समानता दिखाते हैं हम इसको उपमा कहते हैं। तो देखिए, और ये जो परिभाषाएं हैं इनको हर उदाहरण पर आप खींच कर देखिए क्या ठीक है परिभाषा। तो देखिए, महापुरुष 2 पद हैं, महा और
पुरुष, तो पुरुष की विशेषता क्या है? उसका महा होना। जब संबंध विशेषण विशेष्य का हो तो इसको आप कर्मधारय समास कहिए। महान है जो पुरुष, पुरुष की विशेषता है महान होना। पीतांबर, पीत है जो अंबर, हर बार इस सूत्र को दोहराइए। अंबर की विशेषता है उसका पीला होना। प्राण प्रिय, प्रिय है जो प्राणों को, उसकी विशेषता यही है कि वो प्राणों को प्रिय है। अब देखिए, अब ऐसे शब्द महाकवि, आज YouTube कम्युनिटी पर यही सवाल पूछा है मैंने, महान है जो कवि, तो कवि की विशेषता है उसका महान होना। प्रसंगवश वो बना दे शब्द महाकाव्य, तो महान है जो काव्य, तो कर्मधारय समास है। अब देखिए उपमेय उपमान। चंद्र वदन, अब देखिए वदन जो है ना, इसको बहुत सारे विद्यार्थी बदन समझ लेते हो, तो फारसी में होता है भैया बदन, है ना। इसका अर्थ ही है शरीर। शब्द युग में पाठ्यक्रम में चलें तो कभी ये प्रश्न आगे आ सकता है। बदन का अर्थ है शरीर और वदन का अर्थ है मुख। चंद्र वदन, चंद्र वदन का अर्थ है चंद्र के समान मुख। तो मैंने आपको बताया है, अगर आप साहित्य के विद्यार्थी नहीं है, पहली बार ये उपमेय उपमान से गुजर रहे हैं, तो एक चीज को दूसरी चीज के समान बताना। समान का भाव है कि नहीं है? चंद्र के समान मुख, या एक चीज को दूसरी चीज का रूप देना। साहित्य के जो विद्यार्थी हैं इसको समझिए कि उपमा और रूपक दोनों कर्मधारय समास में शामिल होंगे, दोनों के दोनों कर्मधारय समास में शामिल होंगे। देखिए कैसे। कमल नयन, कमल के समान, नयन तो नयनों को कमल के समान बताए। विद्याधन, विद्या रूपी धन। भव सागर, भव रूपी सागर। प्रसंगवश बता दे रहा हूं, भव का अर्थ है संसार, भव का अर्थ है संसार। और मृगनयनी, मृग के समान नेत्रों वाली। एक चीज को दूसरी चीज के समान बताया जाए, एक चीज को दूसरी चीज का रूप दिया जाए, तो संबंध है दोनों शब्दों में, उपमेय उपमान संबंध। जब ऐसा होता है तो इसको आप कर्मधारय समास कहिए। प्रसंगवश शब्द, अब देखिए मृगनयनी शब्द है तो मीनाक्षी भी शब्द है। मीन के समान अक्षी वाली, ऐसा लिखा हो तो आप इसको कर्मधारय समास कहिए। अगला समास देखिए, द्विगु समास। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची अर्थात गणना बोधक होता है। हमेशा नहीं, आमतौर पर पहला पद संख्यावाची होता है। आमतौर पर पहला पद संख्यावाची होता है, कभी कभी दूसरा पद भी संख्यावाची होता है। मैं उदाहरण दूंगा आपको। दूसरा पद प्रधान होता है। इस पद से ही यह पता चलता है, बहुधा यह जाना जाता है कि ये इतनी वस्तुओं का समूह है। कौन सी वस्तुओं का समूह है, ये दूसरे पद से हमको आमतौर पर पता चलता है। ठीक है, तो देखिए नवरत्न, तो नौ रत्नों का समूह है। देखिए पहला पद जो नौ है वो संख्यावाची है। जब वो संख्यावाची है तो हम उसको द्विगु कहते हैं। सप्ताह है, अब देखिए थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है किताब में, इसको ठीक करिएगा। सप्त अहनों का समूह है। अहन का अर्थ होता है दिन, अहन का अर्थ होता है दिन। तो सप्ताह है, इसका अर्थ है सप्त अहनों का समूह है, यानी 7 दिनों का समूह है। और पहला शब्द सप्त संख्यावाची है, तो इसको आप कहिए द्विगु समास। अब देखिए प्रसंगवश दिन की बात कर रहे तो वर्षों की भी बात कर लेते हैं। अब्द, अब्द का अर्थ होता है भाई वर्ष, अब्द का अर्थ होता है वर्ष। तो आप शब्द देखिए शताब्दी, इकारांत स्त्रीलिंग बनाने के लिए है खाली। अब्द का अर्थ है वर्ष। 10 सालों का जो समूह होता है उसको दशाब्द कहते हैं। हिंदी में ये शब्द थोड़ा कम लोकप्रिय है, इसका अंग्रेजी अनुवाद जो अंग्रेजी में है बहुत लोकप्रिय है, डेकेट कहते हैं उसको। दशाब्द 10 वर्षों का समूह। देखिए त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह। नवरत्न 9 वर्षों का समूह। और शताब्दी देखिए 100 वर्षों का समूह। अब अगर दशाब्द आ जाए तो आप समझ जाइएगा 10 वर्षों का समूह। त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह है। और पंचरात्र 5 प्रकार की रात्रियों का समाहार। समाहार मिलना,
समाहार का अर्थ है मिलना। अब देखिए चौराहा, चार राहों का समाहार, चार राहें जहां मिलती हैं आपस में उसको कहते हैं हम समाहार। तो देखिए कुछ समस्त पदों के, समस्त पद ये शब्द आपको चौंकाने वाला शब्द नहीं रहा, आपको मैंने बता दिया है समास की प्रक्रिया से जो शब्द बनता है उसको समस्त पद या सामासिक पद एक ही बात है। समास तो एक प्रक्रिया का नाम है, बनने वाला शब्द है उसको सामासिक शब्द कहते हैं, सामासिक पद कहते हैं, और पद का अर्थ ही है शब्द। समस्त पद भी उसको कहते हैं। कुछ शब्दों, समस्त पदों के अंत में संख्यावाचक शब्दांश आता है। अंत में संख्यावाचक आ जाए तो भी आपको उसे द्विगु ही कहना है। जैसे पक्ष द्वय, तो द्वय बाद में आया है, दो पक्षों का समूह। लेखक द्वय, दो लेखकों का समूह है। और संकलन त्रय, तीन संकलनों का समूह है। ठीक है, तो देखिए समास का अगला प्रकार देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ ही है कुश्ती, संघर्ष। दो बराबर वजन के पहलवानों में होती है भैया। ये मैं हर कक्षा में प्रायः आप लोगों को बताऊंगा, जब भी बात करूंगा तो ये मेरा प्रिय उदाहरण है कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में है। याद रखिए सभी लोग बराबर हैं, जीतता कौन है? जो ठीक दाव लगाता है। अपनी तकनीक को विकसित करिए। मैं अपनी तकनीक बता दे रहा हूं, मेरी तकनीक है दोहराव। मेरी तकनीक है दोहराव। 7 दिन में से कम एक दिन तो ऐसा रखिए जिस दिन आप कुछ नया नहीं पढ़ते, खाली पीछे का दोहराते। हम एक नेगेटिव मार्किंग की परीक्षा दे रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग की परीक्षा दे रहे हैं। रीट का पेपर तो चलिए पात्रता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के जो पेपर आप देंगे वो नेगेटिव मार्किंग होंगे। आगे चयन का आधार होने वाला पेपर नेगेटिव मार्किंग होता है। हमको डेफिनेट होना पड़ता है। डेफिनेट आप कब होंगे? जब आप चीजों को दोहराएंगे। बिना दोहराव के आप परीक्षा में मत जाइए, बहुत गड़बड़ होगी। देखिए इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते, दोनों ही प्रधान हो। पहला प्रधान होता तो हम क्या कहते? अव्ययी भाव। दूसरा प्रधान होता तो हम क्या कहते? तत्पुरुष। दोनों ही बराबर हैं तो हम क्या कहेंगे? द्वंद्व। और दोनों ही नहीं है, कोई अन्य अर्थ निकलता है तो हम क्या कहेंगे? बहुव्रीहि। समझ रहे हैं? इसको समझिए, इस डायनेमिक्स को याद रखिए तो चीजें आसान रहेंगी आपके लिए। देखिए और कुछ पहचान का चिन्ह, क्या दोनों पद योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं? ये बीच में जो डैश दिख रही है आपको, योजक चिन्ह, विराम चिन्ह, योजक चिन्ह कहते हैं इसको। तो देखिए समास विग्रह करने पर और, या, अथवा, एवं आदि शब्द लगते हैं। जैसे तो पहचान है एक तो योजक चिन्ह, और, अथवा, या, एवं ऐसे शब्द जैसे रात दिन, रात और दिन, सीताराम, सीता और राम, दाल रोटी, दाल और रोटी, माता पिता, तो माता या पिता। ठीक है, तो देखिए आयात निर्यात, आयात और निर्यात। आयात का अर्थ है भीतर आना, निर्यात का अर्थ है बाहर चले जाना। हानि लाभ, तो हानि या लाभ। आना जाना, आना और जाना। अच्छा, या और इनके बारे में कोई फिक्स पुख्ता नियम नहीं है। हम एक तुक बना सकते हैं कि विलोम शब्दों के साथ हो, पर ऐसा सदैव नहीं होगा। समझ रहे? अपनी सहज बुद्धि का इस्तेमाल करिए। देखिए व्यापार में हानि लाभ लगे रहते हैं। अगर ये वाक्य होता व्यापार में हानि लाभ लगे रहते तो हम क्या कहेंगे? व्यापार में हानि या लाभ हो सकता है। और आना जाना, इस संसार में आना जाना लगा रहता है तो हम क्या कहेंगे? आना या जाना। ऐसा ठीक नहीं होगा, आना और जाना लगा रहता है। अपनी सहज बुद्धि का इस्तेमाल करिए। आप हिंदी भाषा भाषी लोग हैं, फिर विग्रह में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास एक तरह से खिचड़ी है, सारे समासों को अपने अंदर ले लेता है। इसलिए सावधानी से पढ़िए, सावधानी से पढ़िए और इसके लक्षण को याद रखिए। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही गौण हो, दोनों का ही कोई मतलब नहीं हो। कोई अन्य पद प्रधान हो, इसको गोल करिए, अन्य अर्थ प्रधान हो।
निकलने वाला अर्थ प्रधान हो, इसको याद रखिए। दोनों ही पद गौण हो, कोई अन्य अर्थ प्रधान हो, उसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, तो जैसे देखिए आपने कहा शब्द लंबोदर, तो क्यों है बहुव्रीहि समास, इसको याद रखिए। शब्द का अर्थ तो हुआ लंबा है उधर, जिसका आप शब्द के अर्थ के साथ जाएंगे तो एक कर्मधारय होगा, दोनों एक तो ऑप्शन में नहीं आएंगे। ठीक है, तो उधर की विशेषता लंबा होना है, तो लंबा है जो उधर, समझ लो, विग्रह पर भी निर्भर करता है। पर अन्य अर्थ जब प्रधान हो, उसका अन्य अर्थ प्रधान है गणेश, किसी अन्य आदमी का पेट बहुत मोटा हो, उसको हम लंबोदर नहीं कहेंगे, हम केवल गणेश को ही लंबोदर कहेंगे। वो गणेश के अर्थ में रूढ़ हो चुका है, इस बात को समझिए। कोई अन्य भी उसका पेट बड़ा हो सकता है, पर हम उसको लंबोदर नहीं कहते, लंबोदर तो हम गणेश को ही कहते हैं, इसलिए बहुव्रीहि है, कोई अन्य अर्थ प्रधान है। देखिए शब्द है घनश्याम, घन जैसा श्याम, कृष्ण, अब ये घनश्याम शब्द कृष्ण के लिए रूढ़ है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी शिव किसी बीमारी से, अन्य अन्य किसी कारण से किसी व्यक्ति का कंठ मान लीजिए नीला हो गया, उसने रंग ही लगा रखा है, नीला कर लिया कंठ, हम उसको नीलकंठ कहेंगे? नहीं कहेंगे, शिव के अर्थ में रूढ़ है। जब वो शिव के अर्थ में रूढ़ है तब ये बहुव्रीहि समास है, समझिए इस बात को। देखिए दशानन, 10 आनन है जिसके, देखिए 10 मुख है, आनन का अर्थ है मुख, तो रावण को ही दशानन कहते। गजानन, गज के समान आनन यानी गणेश, देखिए हर बार अन्य अर्थ दिया है, इसको समझिए, कोई अन्य अर्थ है। त्रिलोचन यानी शिव, हंसवाहिनी यानी सरस्वती, महान है जो वीर यानी हनुमान। शब्द शुद्धि के लिए कभी आ जाए ना तो हनुमान ऐसे लिख देना, ये ठीक समझिएगा, शब्द शुद्धि के लिए अगर आ जाए, ठीक है, आमतौर पर नहीं, आमतौर पर आप जैसा लिखते हैं लिखिए, पर शब्द शुद्धि के लिए पूछ ही ले कोई तो हनुमान ऐसे लिखिएगा। देखिए दिगंबर, तो दिशाएं अंबर हैं जिनका, अंबर का अर्थ है वस्त्र, दिशाओं के ही वस्त्र पहने हुए हैं जो, यानी शिव। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसके, यानी विष्णु। आप ज्यामिति की आकृति के बारे में भी कहेंगे तो उस अर्थ में भी रूढ़ है वो, इसलिए बहुव्रीहि समास है। तो देखिए समासों में अंतर स्पष्ट करने की बिंदु को देखिए, प्रायः देखा जाता है कि कुछ समासों में कुछ विशेषता समान रूप से पाई जाती है, फिर भी एक मौलिक अंतर होता है, कोई किसी में मिक्सअप नहीं है, बिल्कुल मिक्सअप नहीं है। समान प्रतीत होने वाले समास के अंतर को वाक्य में विभिन्न प्रयोग के कारण समझा जाता है, विग्रह पर भी निर्भर करता है। कुछ शब्दों में 2 अलग अलग समासों की विशेषताएं भी दिखाई पड़ती हैं। तो देखिए कर्मधारय और बहुव्रीहि को कैसे अलग करेंगे हम। अगर विशेष्य विशेषण या उपमेय उपमान संबंध होता है तो हम इसको कर्मधारय कहते हैं, लेकिन दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर अन्यार्थ प्रधान होगा, कोई अन्य अर्थ निकले तो हम उसको बहुव्रीहि कहते हैं। देखिए अब मृगनयन, मृग के समान नयन यानी कर्मधारय, किसी के अर्थ में रूढ़ नहीं है, कोई अन्य अर्थ नहीं निकलता। मीनाक्षी, कोई अन्य अर्थ नहीं निकलता, समझ रहे हैं। पर नीला है कंठ जिसका, शंकर के अर्थ में रूढ़ है, फिक्स है, इसलिए बहुव्रीहि है। नीलकंठ कहते ही हमारे स्मृति में शंकर आते हैं, इसलिए बहुव्रीहि समास है। इस लॉजिक को पकड़िए, उलझने की गुंजाइश फिर नहीं है। तो देखिए बहुव्रीहि और द्विगु समास में अंतर, द्विगु में प्रथम पद संख्यावाची होता है, हालांकि हम ये देख चुके हमेशा नहीं होता, कभी कभी दूसरा भी होता है, और समस्त पद एक समूह का बोध कराता है, बिल्कुल ठीक बात, द्विगु एक समूह का बोध कराता है, लेकिन बहुव्रीहि समास में प्रथम पद संख्यावाची हो तो भी वो समूह का बोध नहीं कराता, अन्य अर्थ का बोध कराता है। ये बहुव्रीहि का बुनियादी लक्षण है। अन्य अर्थ के लिए रूढ़ हो गया हो, जैसे चौराहा, तो 4 राहों का समूह, देखिए चौ संख्यावाची है तो हम इसको द्विगु समास कहेंगे। पर चतुर्भुज अगर आ गया, 4 भुजाएं हैं जिसके, तो अन्य अर्थ विष्णु के संबंध में रूढ़ है, इसलिए हम उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। आप देखिए
संधि और समास में अंतर। संधि में दो वर्णों और ध्वनियों का मेल होता है, कोई विकार उत्पन्न होता है। शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की आरंभिक ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है। जैसे लंबोदर में लंबा और उदर, आपने अगर मिलाया लंबा और उदर तो ये ऊ तो गायब हो जाएगा, आ के साथ मिलेगा और शब्द बन जाएगा लंबोदर। तो यही वो कह रहे हैं, पहली और अंतिम ध्वनि में परिवर्तन आता है, परिवर्तन को हम विकार कहते हैं। जब विकार होता है, जब बदलाव होता है, तब हम इसको संधि कहते हैं। ठीक है, देखिए समास की प्रक्रिया में अगर संधि होगी किसी शब्द की तो हो जाएगी, तो संधि तो एक नियम है। तो देखिए, शब्द की आरंभिक ध्वनि ऊ में आ व ऊ के मेल से ओ की ध्वनि में परिवर्तन होता है। इस प्रकार संधि में दो या दो से अधिक शब्दों की कमी न होकर ध्वनियों का मेल होता है। विभक्तियों का लोप इत्यादि नहीं होता, ध्वनियों का मेल होता है। किंतु समास में लंबोदर का अर्थ है लंबा है उदर जिसका, ये शब्द समूह बनता है। अतः समास में मूलतः शब्दों का योग होता है। तो हमने पहले ही तय कर लिया है कि विभक्ति हटा देते हम, आप विभक्ति का लोप करते। जब आप लोप करते और दोनों शब्दों को मिला देते, अब संधि होगी उसमें तो हो जाएगी, नहीं होगी तो संयोग हो जाएगा। पर समास की प्रक्रिया विभक्ति के लोप पर निर्भर करती है। तो देखिए, कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हैं उन्होंने, तो हम देख ले रहे हैं कि समास में किसका मेल होता है। किसका मेल होता है भाई? ध्वनि, वर्ण, वाक्य या शब्द तो मेल होता है समास में शब्द का। जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है उस समास को क्या कहते हैं? उस समास को हम पहले तय कर चुके हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। कारक के आधार पर किस समास के भेद किए जाते हैं? तो हम जानते हैं तत्पुरुष समास के भेद कारक के आधार पर किए जाते हैं। समस्त पद का किया जाता है विग्रह, समास का तो विग्रह होता है। देखिए, भ्रम में डालने के लिए ही शब्द इस्तेमाल किया है समस्त पद। समस्त पद यानी समास। तो देखिए, यथाशक्ति तो विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, और समास किस तरह का? अव्ययी भाव। तो दशानन, दशानन है जिसके, तो बहुव्रीहि। संख्यावाची पर मत जाइए, रावण के अर्थ में रूढ़ है वो। भला बुरा तो द्वंद्व, दोनों शब्द भला और बुरा। तो देखिए, नवरत्न तो नौ रत्नों का समूह। अब संख्या पर जाइए, किसी के अर्थ में रूढ़ नहीं है वो, द्विगु। नीलकमल, कमल की विशेषता उसका नीला होना है। जब वो विशेषता बताता है तो वो कर्मधार्य है। प्रसंगवश शब्द याद आ गया है तो बता दे रहा हूं, नीलोत्पल वही मतलब है जो नीलकमल का है। उत्पल का अर्थ होता है कमल। ठीक है, तो देखिए, आमरण, मरने तक बहुवचन नहीं बनता और पहला पद अव्यय है तो अव्ययी भाव। और चंद्रमौली, चंद्र मस्तक पर है जिसके, मौली का अर्थ है मस्तक। तो चंद्र किसके मस्तक पर है भाई? किसके अर्थ में रूढ़ है? शिव के अर्थ में रूढ़ है। जब वो शिव के अर्थ में रूढ़ है तो समास आप लोग जानते हैं बहुव्रीहि होगा। ये समास का बिंदु है। मूल सावधानियों को रखते हुए हल किया करिए प्रश्न। आप लोगों को बहुत धन्यवाद।